Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput of Real Adventure. Good evening from न्यू दिल्ली। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ न्यू दिल्ली से केदारनाथ की। तो आज की जर्नी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ऑब्वियस सी बात है, होना भी है क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसका बुलावा आता है सिर्फ वही केदारनाथ की जर्नी को कर पाता है। तो आज हमें बाबा का बुलावा आ गया और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं केदारनाथ की जर्नी करने के लिए और केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, आज की जो हमारी जर्नी है एक बस जर्नी रहने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली बस जर्नी रहने वाली है। अभी मोस्ट प्रोबेबली क्यों बोल रहा हूं वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि दिल्ली से केदारनाथ यानी गौरीकुंड और सोनप्रयाग, जो कि बेसिकली एक बेस है केदारनाथ की ट्रैकिंग का, तो वहां तक के लिए दिल्ली से कोई डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है। बस जर्नी हमेशा दो पार्ट में होती है, दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून, और वहां से आगे फिर सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक के लिए। मोस्ट प्रोबेबली सोनप्रयाग तक ही जाते हैं क्योंकि रश का जब टाइम होता है, यानी कि जब भीड़ भाड़ होती है, चार धाम की यात्रा शुरू होती है, तो गौरीकुंड तक बस वगैरह नहीं जाती है, वो सिर्फ सोनप्रयाग तक जाती है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसलिए बोला क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून के लिए आपको दुनिया भर के बस ऑप्शन आपको इन सिटीज तक मिल जाते हैं, लेकिन वहां से आगे आपको ऑप्शन बसेस के थोड़ा सा कम मिल पाते हैं क्योंकि चार धाम की यात्रा जस्ट शुरू हुई है, काफी ज्यादा रश है, तो भाई उसके चलते बस की टिकट मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि रेड बस जैसे एप्लीकेशन से आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आगे सोनप्रयाग तक की बस टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो कोई गिने चुने ऑपरेटर है, तो आप ये मान के चलिए कि वो भी एडवांस में बुक रहती है और उनका जो टिकट फेयर रहता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक कराते हैं ना, हरिद्वार जाके या ऋषिकेश जाके या फिर देहरादून जाके, तो वहां पर टिकट कंपैरेटिवली सस्ती मिलती है। लेकिन सस्ते के चक्कर में ना आए भाई, बहुत ज्यादा रश है। अगर आपको रेड बस पे किसी बस की टिकट मिल रही है तो भाई फटाफट जाके उसको बुक कर ले। लेकिन आज मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, आज मैंने कोई भी टिकट बुक नहीं करवाई है। तो मैं यहाँ दिल्ली से पहले जाऊंगा हरिद्वार यूटीसी यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ऑर्डिनरी बस में, फिर वहां हरिद्वार से आगे निकलूंगा सोनप्रयाग के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मेरी किसी भी टिकट की कंफर्मेशन नहीं है और मैं यहां से निकल रहा हूं जर्नी के लिए। और देखो, दिल्ली से हरिद्वार की टिकट तो वैसे भी कंफर्म नहीं होनी थी क्योंकि ऑर्डिनरी बस में जाना है, और ऑर्डिनरी बसेस की जो टिकट है ना यूटीसी की यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, वो ऑनलाइन तो अवेलेबल होती नहीं है, तो वो तो भाई कश्मीरी गेट बस स्टैंड जाके ही पता चलेगा। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार जर्नी डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली से सोनप्रयाग तक का जो डिस्टेंस है ना, वो रहता है करीबन 431 किलोमीटर। और ये जो जर्नी है ना, खासकर हरिद्वार के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि भाई काफी सारे प्रयाग इस जर्नी के दौरान हमें देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, और उत्तराखंड के काफी सारे ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर इस जर्नी के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करूंगा कि भाई दिल्ली से हरिद्वार की जो जर्नी है ना, वो क्योंकि पूरी नाइट जर्नी है तो वो उतना ज्यादा कैप्चर ना करूं, लेकिन हरिद्वार से आगे सोनप्रयाग तक का जो सफर है ना, वो आपको पूरा अच्छे से और पूरा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूं। तो चलिए, अभी टाइम हो गया करीबन 7:15। तो अभी यहां से निकलते हैं पहले कश्मीरी गेट। लगभग 2 बजे के आसपास हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे और 2-2:30 बजे के आसपास हरिद्वार से बसें निकलना भी शुरू हो जाती हैं सोनप्रयाग के लिए। तो चलिए, पहले यहां से निकलते हैं कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ और बाकी बातें करते हैं वहां पहुंच के। तो जी, टाइम हो गया है रात के 9:15 और मैं पहुंच चुका हूं महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट ISBT। और देख लीजिए, ये है महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट का एंट्रेंस गेट, और काफ़ी अच्छी खासी चहल पहल यहाँ रात को भी देखने को मिल रही है। और बाकी आज काफ़ी दिन बाद कश्मीरी गेट ISBT से किसी जर्नी की शुरुआत हो रही है। और बाकी देख लीजिए, ऐसा कुछ अंदर से दिखाई देता है ये महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट ISBT। तो जी, अभी मैं आ चुका हूँ कश्मीरी गेट ISBT के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जर्नी 2 पार्ट्स में रहने वाली है। सबसे पहले हम ट्रैवल करेंगे दिल्ली से हरिद्वार और फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग। तो अभी दिल्ली से हरिद्वार की जो जर्नी है वो मैं करने वाला हूँ यूटीसी की ऑर्डिनरी बस में। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जर्नी डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 201 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार तक का। और बाकी देख लीजिए, अभी मैं मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 के सामने। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस देखने को मिल जाती है, और हर आधे घंटे में ना यहाँ से आपको हरिद्वार की सर्विस मिल जाएगी, देहरादून की सर्विस मिल जाएगी और ऋषिकेश की सर्विस मिल जाएगी। तो आप तीनों में से किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई हरिद्वार आप एक तरीके से मान के चलो कि बेस पॉइंट आप कह सकते हो केदारनाथ जाने के लिए। तो आप कोशिश करेंगे हरिद्वार की जर्नी प्लान करें। और बाकी देख लीजिए, ऐसा कुछ है, पूरा बस स्टैंड है। और उधर देखो, न्यूवो की इलेक्ट्रिक बस भी आपको खड़ी हुई नजर आ रही होगी, ये देखिए। तो आप चाहें तो हरिद्वार इस न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस में भी जा सकते हैं। वैसे हरिद्वार जाने के लिए काफ़ी ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। यूटीसी की वॉल्वो बस भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है दिल्ली से हरिद्वार के लिए। उसके अलावा प्राइवेट ऑपरेटर की तो भाई दुनिया भर की बसेस चलती हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। हालांकि वो कश्मीरी गेट ISBT के अंदर से नहीं जाती है, वो बाहर से मिलती है। लेकिन मेन बात है कि भाई हरिद्वार जाने के लिए ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं। और देख लो, यूटीसी की वॉल्वो की बात कर रहा था और यूटीसी की वॉल्वो सामने यहाँ पे आई गई है।
हालांकि किराया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मेरे ख्याल से शायद 800 के आसपास रहता है, बाकी कंफर्म नहीं हूँ। स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा चेक करके। बट ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपको कंफर्ट के साथ जर्नी करनी है हरिद्वार तक की तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो देख लीजिए भाई, इधर सामने मौजूद है उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी यूटीसी की ऑर्डिनरी बस, जिसमें हमारा सफर रहने वाला है दिल्ली से हरिद्वार तक का, और बस चलने के लिए तैयार भी हो चुकी है। लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूंगा हरिद्वार की तरफ और फिर केदारनाथ की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से केदारनाथ की। तो देख लीजिए भाई, बस में बोर्ड कर लिया। तो टाइम देख लो भाई, 9:30 हो चुके हैं और बस यहाँ से हो चुकी है रवाना। देख लीजिए बस में बोर्ड होती है, हमें यहाँ पे टिकट भी प्रोवाइड करवा दी गई है, जो कि है करीबन 365 रुपीज़ की। बाकी जी बस के रूट के बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो बस का रूट कुछ रहता है दिल्ली से गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, खतौली, रुड़की और फिर हरिद्वार। वैसे जो बस है ना मोस्टली शहरों को बाईपास करते हुए जाती है, क्योंकि इसका जो मेन रूट है वो रहता है हरिद्वार और ऋषिकेश। तो जी 105 किलोमीटर की जर्नी तय करके कश्मीरी गेट से बस अभी पहुंच चुकी है खतौली। बेसिकली खतौली को बाईपास करके क्रॉस भी कर लिया और अभी बस ने लिया है रेस्ट स्टॉप पे छोटा सा हॉल्ट। और बाकी इस जर्नी में ना मैंने बहुत कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस जर्नी का जो मेन थ्रिल है ना, थ्रिल बोल सकते हो, एडवेंचर बोल सकते हो, या फिर नज़ारे बोल सकते हो, वो शुरू होते हैं हरिद्वार से। तो भाई कोशिश करेंगे कि हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो जर्नी है ना वो ज़्यादा डिटेल में आपको दिखाऊँ। और बाकी देख लीजिए भाई, ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट एरिया है। और क्योंकि मैं घर से खाना खा के आया था तो ऐसा सच कोई भूख मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लस्सी का गिलास ऑर्डर कर दिया था, जो कि मुझे 40 रुपये का पड़ा। और लस्सी ठीक ठीक है, एवरेज बोल सकते हो। बाकी दिल्ली से केदारनाथ जाने का एक बस ऑप्शन आपको और बता देता हूँ। तो देख लीजिए, ये सामने मौजूद है यूटीसी की दिल्ली से गुप्त काशी जाने वाली बस, जिसमें आप दिल्ली से गुप्त काशी जा सकते हैं और फिर गुप्त काशी से टैक्सी करके पहुँच सकते हैं सोनपुरी। तो जी टाइम देख लीजिए, लगभग 2:20 होने को है और जी बस अपनी पहुंच चुकी है हरिद्वार। बाकी बस ने जहां अपने को ड्रॉप करा वो लोकेशन है हरिद्वार बस स्टैंड। तो देख लीजिए ये सामने हरिद्वार बस स्टैंड है और जैसे ही बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप करा ना, वैसे शुरू हो चुकी है बहुत तेज वाली बारिश, देख रहे हो। और ये हरिद्वार बस स्टैंड के सामने यहाँ पे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भी मौजूद है और इसी रोड पे ना उधर की तरफ ना काफ़ी सारी ऑफिस हैं बसेस के, जो कि 4 धाम के लिए अपनी बस ऑपरेट करते हैं। बारिश हो रही तो पता करने तो कहीं जा नहीं सकते, यहाँ पे शेड के नीचे खड़े होना ही एकमात्र चारा है अभी। चलिए वेट करते हैं बारिश के रुकने का। और हाँ, आपको बता दूं, जो प्रीपेड टैक्सी है ना, इस रोड पे आपको काफ़ी सारे प्रीपेड टैक्सी काउंटर भी मिल जाएंगे, शेयरिंग टैक्सी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है तो कुछ देर यहीं खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसी रोड पे यानी कि रेलवे स्टेशन के बाहर, या फिर कह सकते हो बस स्टैंड के बाहर ही आपको टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। चाहे आप अपनी पर्सनल टैक्सी करके 4 धाम की यात्रा करना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा जो शेयरिंग टैक्सी होती है ना, वो भी यही रेलवे स्टेशन के बाहर से या फिर बस स्टैंड के बाहर से, ये जो रोड है ना, इसी रोड पे लाइन से लगी रहती है, तो शेयरिंग टैक्सी भी आपको यहीं से मिलती है। और बाकी देख लो, ये है हरिद्वार का कुछ बस स्टैंड। काफ़ी सारी बस आपको खड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, लेकिन कमाल की बात है कि इनमें से एक भी बस 4 धाम के लिए ऑपरेट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें केदारनाथ जाने के लिए कोई बस नहीं मिलने वाली है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को यार इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। यूटीसी यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की भी कुछ बस चलाई जानी चाहिए 4 धाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बसेज जो होती हैं थोड़ी सी रिलायबल होती हैं, क्योंकि आपको प्राइवेट का पता ही है भाई, डायनेमिक फेयर के नाम पे प्राइस जब मर्जी बढ़ा देते हैं। और बाकी भी मैं पहुंच गया हूँ TGMOC के ऑफिस के बाहर, जिनकी बसेज ऑपरेट होती हैं 4 धाम के लिए। उधर उनका ऑफिस है। TGMOC के बगल में एक और ऑफिस है GMOU, इनकी भी बसेज 4 धाम के लिए ऑपरेट होती है। और इवन उत्तराखंड में अलग अलग रूट पे अपनी बस ऑपरेट करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सारी बस पैक हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको पता है हरिद्वार पहले आ जाते हैं तो एडवांस में यहाँ पे बुकिंग करवा लेते हैं। फिर कुछ बसेस ऑनलाइन भी रहती हैं, हालांकि ऑनलाइन ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते। लेकिन यहाँ पता करने पे जितनी जानकारी मिली है, सब यही बता रहे हैं कि भाई ये सारी जो बसेस है ना वो ऑलरेडी बुक हैं। तो देखो, मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था। मैं चाहे तो रेड बस से भी टिकट बुक कर सकता था, लेकिन रेड बस में आपको पता है कि बस के केबिन में सीट बुक नहीं होती है। और उत्तराखंड में जितनी भी बसेस चलती है ना, प्राइवेट बसेज, वो सारी क्लोज केबिन वाली बसेज होती है। अगर मैं बस में सीट ले भी लेता तो उतने अच्छे से मैं जर्नी आपको नहीं दिखा पाता। तो मैंने सोचा था कि भाई ऑन स्पॉट यहाँ पे आके केबिन में टिकट ले लूँगा, क्योंकि मैंने GMOU को काफ़ी सारे कॉल भी करे और उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई आप आ जाओ, ऑन स्पॉट आपको टिकट मिल जाएगी। हालांकि मुझे डर तो था कि भाई ऑन स्पॉट शायद टिकट ना मिले, और जो मेरा डर था ना वो सच्चाई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टिकट नहीं मिल रही है
और अब हमें यहाँ पे दर दर भटकना पड़ रहा है। अभी जो दूसरा एकमात्र हमारे पास चारा है यहाँ से केदारनाथ की जर्नी का, वो है शेयरिंग टैक्सी। तो अभी टाइम हो गया 2:50, तो थोड़ी देर वेट करता हूँ, देखता हूँ कि अगर किसी बस में केबिन में सीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर शेयरिंग टैक्सी उपाय है यहाँ से केदारनाथ जर्नी करने का। और करीबन शेयरिंग टैक्सी जो है ना, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 के आसपास यहाँ से जानी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, अगर आप उत्तराखंड के 4 धामों में से किसी भी धाम की यात्रा कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करा के आए। चाहे तो आप रेड बस से बुक कर लें, अभी बस से बुक कर लें, या फिर डायरेक्ट यहाँ हरिद्वार में आके इनके काउंटर से एक दिन पहले अपनी टिकट बुक करवा लें, ताकि आपकी जो यात्रा है ना वो काफ़ी आराम से हो सके, मेरी तरह आपको यहाँ पे ना भटकना पड़े। और बाकी इस यात्रा से जुड़ी एक और मेन चीज़ आपको बता दूं, वो है रजिस्ट्रेशन। तो देखो, उत्तराखंड के 4 धामों में से आप किसी भी धाम की यात्रा करो, रजिस्ट्रेशन तो आपको करवानी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट तरीका रजिस्ट्रेशन करवाने का वो है ऑनलाइन। तो देखो, इनकी एक वेबसाइट है registration@touristcare.uk.gov.in, डिस्क्रिप्शन में भी आप दे दूंगा, उस साइट पर आप विजिट कर सकते हो और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके अलावा कुछ ऑफलाइन पोर्टल भी यहाँ पे खोले गए हैं, यहाँ पे मतलब उत्तराखंड में, जैसे कि हरिद्वार में यहाँ पे GMOU ऑफिस के साथ में एक ऑफिस है, तो वहाँ पे आप अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके अलावा जिस भी धाम में आप जा रहे हो दर्शन करने, तो वहाँ पे भी कुछ ऑफिस होते हैं जहाँ पे आप अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में ना बड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तो अगर उन कतारों में लगना आपको मंजूर है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का रिस्क आप उठा सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आओ। लेकिन अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सारे स्लॉट फिल हो चुके हैं और आपको यात्रा करनी ही है, तो फिर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि कुछ जो स्लॉट होते हैं ना वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से भी रखे जाते हैं। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि भाई हम तो यूट्यूबर्स की वीडियो देख के आ गए कि भाई दुनिया भर की बसेज अवेलेबल रहती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें बस मिल नहीं रही। तो एक्चुअली क्या होता है कि भाई काफ़ी सारे यूट्यूबर भाई ऑफ सीजन में आके वीडियो बना देते हैं कि भाई 600 रुपये में केदारनाथ, 700 रुपये में केदारनाथ। लेकिन जब कोई ट्रैवलर ट्रैवल करता है ना 4 धाम के लिए, जब वो यहाँ पे आता है तो उसको पता चलता है कि भाई बस यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, या फिर जो बस हैं वो सारी की सारी पैक हैं। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है और सारे बस के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। और बाकी देखो, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको लाइन से लगी हुई दुनिया भर की बस दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लोग 1-1, 2-2 दिन पहले आके यहाँ पे बुकिंग करवा लेते हैं, और बाकी जो बस होती है वो ऑनलाइन बुक हो जाती है। हालांकि ऑनलाइन ज़्यादा बस अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप रेड बस या अभी बस जैसे बुकिंग प्लेटफॉर्म पर चेक करोगे ना, तो आपको गिनती की 4 या 5 बस ऑनलाइन दिखाएगा। बाकी जो लोग बस के लिए परेशान नहीं है, वो यहाँ लाइन में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप जो लाइन देख रहे हो ना, ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन की लाइन है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो सामने देखिए, उधर है GMOU बस का ऑफिस, और जस्ट साथ में यहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होती है 4 धाम के लिए। तो भाई बस तो अपने को यहाँ पे मिली नहीं। अभी जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था शेयरिंग टैक्सी का, तो उसी के थ्रू हम यहाँ से जाने वाले हैं केदारनाथ जी की यात्रा पे। तो देख लीजिए, यहाँ सामने मौजूद है VG ट्रैवल के नाम से ऑफिस। इधर सामने रेलवे स्टेशन मौजूद है, और जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने इनका ऑफिस मौजूद है। और मुझे ना यहाँ पे 3 लोग और मिल गए थे, और अब हम टोटल 4 लोग हो गए हैं। और हम चारों लोगों ने मिलकर ना यहाँ पे एक टैक्सी बुक कर ली है 4 लोगों के लिए। ये सामने खड़ी है अपनी टाटा इंडिगो, जो आज हमारे सफ़र का साथी रहने वाली है। कॉस्टिंग हम 4 लोगों को पड़ी है 5000 पर पर्सन। कॉस्टिंग की बात करें तो वो हो जाने वाली है करीबन 1250 रुपये। तो जी टाइम हो गया सुबह के 4, और यहाँ से शुरुआत होती है इस जर्नी के दूसरे भाग की, यानी कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के सफ़र की। तो चलिए जय केदार बाबा की बोलते हैं और जर्नी को करते हैं शुरुआत। बाकी अगर आप में से कोई केदार बाबा का भक्त ये वीडियो देख रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय केदारनाथ लिखना तो बनता है। और देख लीजिए, यही टैक्सी से हमें दर्शन हो गए हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी के। जी करीबन 30 मिनट की जर्नी करके अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बारे में अगर आपको और बताऊं तो ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से, योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं योग की प्रैक्टिस करने, योगा को सीखने के लिए। उसके अलावा ऋषिकेश अपने राम झूला, लक्ष्मण झूला के लिए भी काफ़ी फेमस है, और रिवर राफ्टिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा नीलकंठ महादेव जी के मंदिर का रास्ता भी यहाँ से निकलता है। और बाकी अभी यहाँ से आएगी जितनी भी जर्नी है ना, वो कंप्लीट पहाड़ों में रहने वाली है।
तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऋषिकेश अपनी रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये जो शिवपुरी वाला एरिया है ना ऋषिकेश का, बेसिकली यहीं से रिवर राफ्टिंग की शुरुआत होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी कैंप साइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सारे रिजॉर्ट भी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी खूबसूरत एरिया। ऋषिकेश के कंपेरिजन में यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम रहती है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे स्टे करना भी प्रेफर करते हैं। और देख लीजिए ये सामने काम चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, जिसके बन जाने से एक तरफ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का सफ़र करना काफ़ी आसान हो जाएगा, वहीं 4 धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को भी इससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा। लेकिन मेन चर्चा का विषय ये है कि भाई इससे ज़्यादा लाभ होगा या फिर हाँ नहीं, क्योंकि देखो तीर्थ यात्रियों को तो कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा, लेकिन पर्यावरण पर इसका काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि वाइड स्केल पे भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है पहाड़ों में, तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो यार पहाड़ों पे और इन्वायरमेंट पे पड़ेगा ही। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई आप इस रेलवे लाइन के बारे में क्या सोचते हैं। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो जी टाइम हो गया 6:05 और अभी छोटा सा हॉल्ट लिया है। जगह है 3 धारा। और बाकी देख लीजिए ये सामने अपनी टैक्सी खड़ी है। ये है कुछ भोजनालय, भोजनालय का नाम है विक्रम भोजनालय। और बैक साइड के नज़ारे देखो यार, क्या शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें यहाँ पे 3 लोगों ने ज्वाइन करा, तो उनमें से एक भाई भी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अरविंद है। अच्छा, और आप कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। तो कैसा लग रहा है केदारनाथ की जर्नी करके? फर्स्ट टाइम? कैसी फीलिंग है? बढ़िया, मज़े आ रहे हैं। और नज़ारे इतने खूबसूरत हो तो ऑब्वियस ही बात है कि मज़े आने ही है। और बाकी देख लीजिए हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक और साथी मौजूद हैं। ये भी आज हमारे सफ़र के साथी हैं, मतलब हमारे साथ टैक्सी में जर्नी कर रहे हैं केदारनाथ तक की। क्या हाल है भैया? बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? अमित। अमित। और कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ। अच्छा, और कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी भाई के बैकग्राउंड में यार नज़ारे देखो कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगवा ली है। नाश्ते की प्लेट में यहाँ पे आलू के पराठे हैं, छोले की सब्ज़ी है, बाकी चटनी वगैरह दी हुई है यहाँ पे। और उसके अलावा लगवा ली है एक गर्मा गर्म चाय। तो चलिए भाई एक बार टेस्ट करके देखते हैं पराठे और छोले की सब्ज़ी की। भाई टेस्ट आगे कैसा है? पराठे में स्टफिंग तो अच्छी है, लेकिन एक बार टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है टेस्ट। इसके साथ में रायता भी दिया गया है, रायता भी देख लेते हैं। टेस्ट तो ठीक है, खाने लायक है। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। और बाकी इधर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे चौथे साथी। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। और आप कहाँ से हो? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और बाकी देख लीजिए अपने साथ मौजूद हैं अपने टैक्सी के ड्राइवर साहब। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। क्या नाम है सर आपका? विक्रम चौधरी। अच्छा, और किस नाम से अपनी टूर एजेंसी? साई टूर एंड ट्रैवलर्स। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे सर्विस देते हैं? ऑल इंडिया। तो देख लीजिए साई टूर एंड ट्रैवल के नाम से सर की एजेंसी है। अगर कोई भी 4 धाम की यात्रा कर रहा है और इवन उत्तराखंड में कहीं का भी टूर करना चाहता है तो सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और बाकी नाश्ता पानी हो गया है। नाश्ते की प्लेट काफ़ी अच्छी बना रखी थी और चाय भी काफ़ी कड़क बना रखी थी। हाँ, ऊपर से दर्शन होंगे वहाँ पे। तो जी टाइम हो गया 6:50 और अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, जो आगे जाके कहलाती है हिंदू धर्म ग्रंथों की एक पवित्र नदी यानी कि गंगा नदी। तो देख लो यार क्या शानदार संगम है। हालांकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसमें से अलकनंदा कौन सी और भागीरथी कौन सी है। और बाकी सच में यार संगम इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, मन कर रहा है कि भाई खड़े होके यहाँ पे संगम को निहारते रहो। लेकिन टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन है, ट्रैफिक भी आगे मिल सकता है, तो ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं बिता सकते हैं। और देखो यहीं देवप्रयाग में मौजूद है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये देख लीजिए सामने यूनिवर्सिटी है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। और बाकी सामने देवप्रयाग का शहर भी देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और जी 4 धाम प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई ये रोड काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और उससे भी शानदार बात यह है कि इनको अच्छे से मेंटेन भी करा हुआ है। अभी लगभग हम श्रीनगर पहुंचने को ही हैं और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इवन ऋषिकेश से लेके अब तक की जर्नी में ना कहीं भी बेकार पैच रोड का हमें देखने को नहीं मिला है। और बाकी नज़ारे भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो गए हैं क्योंकि हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा है और पहाड़ों पर जो हल्के हल्के क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं देखने में। तो जी टाइम देख लीजिए 7:45 हो चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत शहर श्रीनगर में। तो बाकी जो नदी आप सामने देख रहे हो ना, ये है अलकनंदा रिवर। और जी यहाँ श्रीनगर तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया हरिद्वार से करीबन 125 किलोमीटर के आसपास। बाकी बात करें श्रीनगर शहर के बारे में तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत शहर है। कुछ दर्शनीय मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं जैसे कि किकलेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव, उसके अलावा श्री धारी देवी जी का मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा वहाँ पे दर्शन करे बिना कंप्लीट नहीं होती है। बाकी कुछ व्यू पॉइंट की बात करें तो कोटेश्वर डैम का व्यू पॉइंट यहाँ पे काफ़ी फेमस है। उसके अलावा श्रीनगर सिटी जैसे हम क्रॉस करते हैं ना, रिवर साइड पे ना सैंड कुछ इस तरीके से फैली हुई है जिसको देख के फीलिंग आती है कि भाई हम किसी बीच पे आ गए हैं। तो वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ श्रीनगर में। और जी अभी हम पहुंचे हैं माँ धारी देवी मंदिर के पास में और काफ़ी अच्छा खासा जाम यहाँ पे लग गया है। देख लीजिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पे स्टक हो गई हैं। तो सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, यहीं से धारी देवी माँ के दर्शन कर लिए जाए। तो देख लीजिए यहाँ बीच अलकनंदा रिवर में वो मौजूद है धारी देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और जी बात करें माँ धारी देवी के मंदिर की तो मोस्ट प्रोबेबली आपने इनकी बैकग्राउंड स्टोरी जरूर कभी ना कभी सुनी होगी। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई यहाँ पे डैम बनाने की वजह से इस मंदिर की लोकेशन से थोड़ी सी छेड़छाड़ करी गई थी और उस वजह से ही केदारनाथ में प्रलय आई थी। और वैसे आपको बता दूं ये धारी देवी का मंदिर माँ काली माँ को समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो माता की मूर्ति है ना, वो दिन में 3 बार अपने रूप बदलती है। सुबह वो एक कन्या की तरह दिखाई देती हैं, दोपहर को एक युवती की तरह और शाम को एक वृद्ध महिला यानी कि बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती है। और जी जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई धारी देवी मंदिर के पास गाड़ियाँ स्टक हो गई हैं। एक्चुअली रीज़न ये था गाड़ियाँ स्टक होने का, आगे ना लैंडस्लाइड हो गई थी, उस वजह से सारी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई थी और गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस मौके का सदुपयोग कर लिया जाए। तो ड्राइवर साहब ने हल्की सी बैक करके ना, यहीं पे ये रेस्टोरेंट है तो जस्ट उसके बाहर अपनी टैक्सी लगा ली है। ये देख लीजिए ये है रेस्टोरेंट का नाम है शांति कुंज रिजॉर्ट। हालांकि ये तो रिजॉर्ट है इनका, ये इधर रेस्टोरेंट है, नेक इधर रेस्टोरेंट। और भाई लोग यहाँ पे नाश्ता पानी भी करके आ गए हैं। कैसा था खाना यहाँ पे? ठीक था, पनीर पराठा लाजवाब। अच्छा। और बाकी क्या खाया? अच्छा बिल्कुल अच्छा। तो भाई लोग यहाँ पे खाना खा के आए हैं, बता रहे खाना यहाँ पे ठीक था।
देख लीजिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, ऐसी कुछ चहल पहल हो रखी है। और मोस्टली यहाँ पे बसेस काफ़ी रुकी हुई हैं यहाँ पे आके ना बाहर। तो बसेस का ये बेसिकली एक हॉटस्पॉट है पूरा, आप ये कह सकते हो। जितनी भी बसेस हरिद्वार से आ रही हैं ना, सारी यहीं पे आके रुक रही हैं। और मैंने क्योंकि सुबह नाश्ता कर ही लिया था, इस वजह से मुझे तो फिलहाल भूख नहीं लग रही, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये देख लीजिए भाई क्या भयंकर जाम यहाँ पे लग चुका है। सारी की सारी गाड़ियाँ ना यहाँ पे स्टक हो गई हैं। तो जी टाइम देख लीजिए, लगभग 8:50 हो चुके हैं और फाइनली जाम खुल चुका है और सफ़र हो चुका है शुरू। और देख लीजिए ये सामने आप जो गेट देख रहे हो ना, ये है धारी देवी माँ मंदिर का एंट्रेंस। और बाकी देखो अभी भी जाम अच्छे से खुला नहीं है, थोड़ी दूर ही चले थे और दोबारा जाम में फंस गए। और बाकी चलो ये तो लैंडस्लाइड की वजह से जाम लगा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे सीज़न अपने पीक की तरफ पहुंचेगा मई से लेके जून तक, तब और भी ज़्यादा इस तरह का आपको ट्रैफिक देखने को इस रूट पे मिलने वाला है। तो अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो कोशिश करें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने की। टैक्सी से आ रहे हैं तो भी आप अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं। देखो बसेस का तो एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि भाई अर्ली मॉर्निंग आप अपनी जर्नी पे निकल जाएँ। और बाकी जब भी आप यात्रा करें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें कि साफ़ स्वच्छता को थोड़ा सा बनाए रखें, क्योंकि सामने एक भाई साहब को देख रहा था बस में से कचरा फेंकते हुए, ग्लास वगैरह फेंकते हो, तो ऐसा ना करें। क्योंकि प्लेन एरियाज़ में सफाई करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन पहाड़ों में खासकर टफ टेरेन में साफ़ सफाई को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि शहरों में तो भाई नगर पालिका की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, वो भी साफ़ सफाई करती रहती हैं, लेकिन पहाड़ों में साफ़ सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कृपया करके गंद वगैरह ना फैलाएं। आप इधर रोड साइड पे भी देख रहे होगे तो आपको काफ़ी सारी बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी, कचरा दिखाई दे जाएगा। तो देख लो गाड़ी की अच्छी खासी लंबी कतार यहाँ पे लग गई है, सारी गाड़ियाँ स्टक हो चुकी हैं। और बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि श्रीनगर सिटी क्रॉस करते ही रिवर के साइड में ना कुछ सैंड इस तरीके से फैली हुई है, ऐसी फीलिंग आती है कि भाई किसी समुद्र के बीच पे आ गए। तो देख लीजिए ये वो लोकेशन है, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। देख रहे हैं नज़ारे यहाँ के कितने ज़्यादा शानदार हैं। देख रहे हो हालत। अभी तो बरसात का सीज़न आया भी नहीं है, तब जाके भाई जगह जगह पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। बरसात के सीज़न में क्या हाल रहने वाला है, होप फॉर द बेस्ट भाई उतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड ना हो बरसात में। तो अगर अपने व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा संभल के करें, क्योंकि लोकल्स को तो आइडिया होता है, वो तो भाई निकाल लेते हैं, लेकिन जो ड्राइवर उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते ऐसी कंडीशंस में चलाने की, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी अपने व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के यात्रा करें। तो जी टाइम देख लीजिए, लगभग 10:40 होने को हैं और अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से निकलते हैं दो रास्ते। ये सीधा रास्ता कहीं ना कहीं आपको ले जाता है जोशीमठ और बद्रीनाथ की तरफ, और ये जो लेफ्ट में डाइवर्जन निकल रहा है ना, ये हमें यहाँ से ले जाएगा सोनप्रयाग और गौरीकुंड की तरफ। और जिस पॉइंट से हमने ये डाइवर्जन लिया है वो पॉइंट यानी वो शहर कहलाता है रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे भी दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का। वैसे पूरे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और पांचों प्रयागों में एक नदी सेम रहती है, वो रहती है अलकनंदा। बाकी नदी आके मिलती रहती है और संगम बनाती रहती है, लेकिन अलकनंदा नदी वैसे की वैसी ही रहती है। और बाकी ये जो साथ साथ बहती है आप रिवर देख रहे हो ना, जिसको अभी हम फॉलो कर रहे हैं, हालांकि फॉलो तो नहीं कर रहे, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, लेकिन ये जो रिवर है ये है मंदाकिनी।
और जी टाइम हो गया 11:20 और अभी हमने क्रॉस करा है अगस्त्यमुनि को। बाकी अगस्त्यमुनि के बारे में आपको बता दूं कि अगस्त्यमुनि ये जो शहर है इसका नाम रखा गया है सप्त ऋषि में से एक ऋषि अगस्त्य के ऊपर। उनको डेडिकेटेड यहाँ पे एक टेम्पल भी मौजूद है। बाकी यहाँ से निकलते हुए ना हमने कुछ ट्रीज़ नोटिस करे जिन पे लाइट वॉयलेट कलर के कुछ तो फ्लावर्स वगैरह लगे हैं और ड्राइवर साहब ने बताया कि उनको क्या बोला जाता है, बकेन के पेड़, बकेन के पेड़ बोले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जी अभी हमने क्रॉस करा है गुप्त काशी को। टाइम हो गया है 12 के करीबन 15 और आपको बता दूं गुप्त काशी फेमस है अपने विश्वनाथ मंदिर के लिए, उसके अलावा अर्धनारीश्वर मंदिर के लिए भी गुप्त काशी काफ़ी फेमस है। और तीसरी चीज़ जिसके लिए गुप्त काशी फेमस है वो है यहाँ का हेलीपैड। केदारनाथ के लिए बेसिकली 3 जगह से हेली सर्विस ऑपरेट होती है, उनमें से गुप्त काशी एक है, इसके बाद आता है फाटा और फिर लास्ट वाला है सेरसी। चलता रहता हूँ। थोड़े स्पेसिफिक ज़्यादा ही एरिया। हो गया 1:50 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। बाकी देख लो ऐसा कुछ सोनप्रयाग शहर दिखाई देता है, देख लीजिए काफ़ी अच्छी खासी चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है। और बाकी कल मैं घर से निकला था रात को 8:30 बजे और यहाँ सोनप्रयाग पहुँचते 1:50 हो चुके हैं अगले दिन के। और बाकी देख लीजिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी सारे स्टे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी रुकना चाहे तो आप रुक सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा गौरीकुंड निकले, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का जो हमारा टाइम है ना कल वो सेव हो जाए और हम सीधा ट्रैकिंग स्टार्ट करें गौरीकुंड से। और बाकी देख लीजिए यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे हैं ना, कतार लगी हुई है, यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होती है यात्रा के लिए। और बाकी देख लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से हमें शेयरिंग टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। ये स्टील ब्रिज आप देख रहे हो ना, तो इस स्टील ब्रिज को क्रॉस करते हैं ना वहाँ पे लाइन से शेयरिंग टैक्सी लगी रहती हैं। तो भाई शेयरिंग टैक्सी का किराया देख लीजिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, यहाँ पे मेंशन करा हुआ 50 रुपये प्रति व्यक्ति। और जो वाहन चलने का समय है ना वो है सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। रात में बहुत बारिश हुई है, रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ होता ना, नहीं तो हम लोग सुबह ही आ जाते हैं। रास्ते में बहुत बारिश हुई है। तो भाई टैक्सी में बैठे करीबन 1 घंटा हो गया था, जाम इतना ज़्यादा लग रहा है, तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि भाई बीच में उतर जाते हैं। और अभी भी यहाँ से गौरीकुंड करीबन 2 किलोमीटर के आसपास तो बचता है। और देखो जैसे ही उतरे ना वैसे जाम भी क्लियर हो गया, ये देखिए। वेरी गुड, किस्मत ही अपनी ख़राब है।
तो जी टाइम अभी हुआ है 3:30 और मैं पहुंच चुका हूं गौरीकुंड। यहाँ से गौरीकुंड की शुरुआत होती है, तो देख लीजिए ऐसा कुछ गौरीकुंड ये दिखाई देता है। साथ में आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे होगे, साथ में मंदाकिनी रिवर है जिसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। बाकी चलिए एक बार अंदर चलते हैं, रूम वगैरह ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ वाले साथी हैं ना, वो तो भाई सीधा यहाँ से ट्रैकिंग के लिए निकल गए हैं और मैंने ट्रैकिंग पे यहाँ से डायरेक्ट जाना थोड़ा सा उचित नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गए हैं। अभी सोचो ट्रैकिंग करने में यहाँ से करीबन 9 से 10 घंटे हमें लग जाने वाला है, तो करीबन 12-1 बजे हम ऊपर पहुँचेंगे। तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि रात में ऊपर कैसी कंडीशन होगी, कैसा मौसम होगा, हम कुछ नहीं जानते। और रात में तो भाई मोस्ट प्रोबेबली ठंड वहाँ पर ज़्यादा मिलने वाली है। भगवान न करे कि भाई किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो फिर क्या ऑप्शन, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो भाई रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है रात में ट्रैकिंग करने का, इसलिए मैंने सोचा कि भाई अवॉइड करता हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता कि रात को आप यहाँ पे ट्रैकिंग करो। और बाकी मौसम क्योंकि अभी से बिगड़ना शुरू हो गया, आप देख रहे होगे, ऐसा लग रहा है 5-6 बज चुके हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। पता चले ऊपर जाके बारिश और ज़्यादा बढ़ गई और लेने के देने पड़ गए। तो चलिए कोई बात नहीं, कल सुबह ट्रैकिंग करेंगे और केदार बाबा का नाम लेते हुए, एंजॉय करते हुए, आराम से ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे और शाम तक पहुंच ही जाएंगे आराम से। बाकी देख लीजिए ये है गौरीकुंड में आज अपना स्टे। हालांकि स्टे बहुत नॉर्मल सा है, आप देख रहे होंगे एक रूम है, यहाँ पे गद्दे और रजाई वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो कि केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग और भैया आपका नाम? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। अच्छा, केदारनाथ की जर्नी पहली बार कर रहे हैं? हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस समय। अच्छा, और बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ है रूम है। हाँ, गौरीकुंड में रूम के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है ना? जी हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मैंने भी पता करा था करीबन 3000 से यहाँ पे डबल बेड वाले रूम की स्टार्टिंग है। तो देख लीजिए अभी बजट में स्टे करना था तो यही एक ऑप्शन था। हालांकि स्टे एवरेज है, लेकिन ठीक है, रुकने के हिसाब से ठीक है, रात काटनी है। बाकी आपको बता दूं एक बेडिंग का जो प्राइस यहाँ पे हमें पड़ा है ना, वो है करीबन 500 रुपये और रूम 3000 का था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों इतना महंगे में स्टे करें, क्योंकि एक बजट ट्रिप करनी है, तो इसलिए यहाँ पे स्टे मैंने ले लिया। और रात काटनी है, ठीक है, सुबह वैसे भी ट्रैकिंग शुरू करनी है अर्ली मॉर्निंग में, तो ठीक है, उस हिसाब से सही है यार। और देख लीजिए अभी मैं आ गया हूँ गौरीकुंड में स्थित श्री गौरी माई मंदिर के सामने। और केदारनाथ जी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री पहले यहाँ गौरीकुंड में इस मंदिर के दर्शन करते हैं, माता के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ पे साथ में बने गर्म पानी के कुंड में नहाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर यहाँ से अपनी केदारनाथ की जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ये थी अपनी एक छोटी सी पेशकश, छोटा सा ब्लॉग कि दिल्ली से केदारनाथ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। हालांकि छोटा ब्लॉग तो नहीं था, काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि आपको पता है जर्नी इतनी खूबसूरत होती है, तो भाई मन कहाँ रुकता है, मन करता है कि भाई रिकॉर्ड करते जाओ। और फिर मैंने आपको बोला भी था कि भाई हरिद्वार से सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड तक जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है, तो भाई वो तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ही। तो वो मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से दिखाने की। बाकी जितनी डिटेल थी ऑलरेडी मैंने आपको ब्लॉग के दौरान बता दिया कि आप दिल्ली से केदारनाथ कैसे पहुंच सकते। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि भाई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 4 सीटर कोई भी गाड़ी टाटा इंडिगो या फिर डिज़ायर आपको 5000 के रेट में मिल जाएगी 4 लोगों के लिए, यानी कि 1250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगी। अपनी किस्मत अच्छी थी, हमें टैक्सी मिल गई, नहीं तो मैंने 1-2 बंदों से और पता करता था, तो कोई 6000 भी बता रहा था, कोई 6500 भी बता रहा था। तो उस केस में आप टाटा सूमो प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी सारी टाटा सूमो चलती हैं शेयरिंग बेसिस पे, जो कि 1000 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेती हैं। और बाकी देख लो अभी मैं मौजूद हूँ उस एरिया पे जहाँ पे गौरीकुंड में गर्म पानी के कुंड मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे काफ़ी सारे पालकी निर्माण का काम चल रहा है, पालकी वगैरह यहाँ पे बनाई जा रही है। और वो उधर जो एरिया आप देख रहे हो ना, जहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, तो उसके जस्ट सामने ही वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। तो कुछ लोग यात्रा करने से पहले यहाँ गर्म पानी के कुंड में भी नहाते हैं। ये सामने जो कुंड है ये पुरुषों के लिए, और उसके साथ में महिलाओं का कुंड भी अलग से बना हुआ है। और बाकी देख लीजिए ये सामने हम मंदाकिनी नदी, हालांकि मंदाकिनी नदी को इस तरह देख के यार थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा इसमें दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा ना स्मेल भी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आशा करते हैं कि भाई लोग इसको साफ़ रखने में अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो चलिए जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो ब्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी कल सुबह मैं यहाँ से करूँगा केदारनाथ की ट्रैकिंग और पहुँचूँगा केदारनाथ मंदिर में और बाबा जी के दर्शन करूँगा, और उसका फुल ब्लॉग भी बनाऊँगा, केदारनाथ का कंप्लीट गाइड, तो आप वो भी देखिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चल रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए ये मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव।